नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। जिस तरह से धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरह से यूथ स्मोक बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ऐसे में उन सीधा असर जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है फेफड़ों पे। किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके एक अच्छे फेफड़े पा सकते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी कितनी ज़रूरी है, वो आज हम जानेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अतुल लोहाड़िया है, जो कि प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ टीबी रेस्पिरेटरी मेडिसिन, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत सर आपका फर्स्ट इंडिया पर। सर, फेफड़ों से जुड़ी समस्या आजकल आम हो गई है, मेन रीज़न क्या मानते हैं? देखिए, फेफड़े संबंधी जो भी बीमारियां हैं उसका मुख्य कारण है, एक तो धूम्रपान बहुत बड़ा कारण है, स्मोकिंग। दूसरा अपना लाइफ स्टाइल चेंजेस, और तीसरा जो है एलर्जेंस। जो कॉमनली बीमारियां हम देखते हैं, अस्थमा, सीओपीडी, एलर्जी संबंधित बीमारियां, ये काफ़ी बढ़ गई है। तो एलर्जेंस जैसे अपने जो मौसम बदलता है, जब पर्टिकुलरली पॉलेंस का टाइम होता है, फरवरी मार्च, पराके का नाम कहते हैं, या फिर धूल धुआं मिट्टी। घर में अगर अपन बात करें तो मोल्ड्स होते हैं, फंगल जो सीलन आती है घर में, या फिर धूल के कीड़े जिसको हाउस डस्ट माइट कहते हैं, इसके एक्सपोजर में अगर आते हैं और जिसको एलर्जी टेंडेंसी है तो उसको इसके लक्षण भी हो जाते हैं उस समय। तो मुख्यतः लक्षण जैसे एलर्जी संबंधित बीमारियों में एलर्जी के एक्सपोजर से बढ़ जाते हैं, और धूम्रपान इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है इन सबको बढ़ाने में। जैसे सीओपीडी की हम बात करें, दमा है, और भी बीमारियां, फेफड़े संबंधित बीमारियां जैसे कैंसर है, तो उसमें धूम्रपान का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, और तीसरा एलर्जी एक्सपोजर है। ये सबसे बड़े कारण है मुख्य, जो कॉमनली मुख्यतः बीमारियां होती है, अस्थमा, सीओपीडी, एलर्जी संबंधित बीमारियां, उनके लिए ये। अच्छा, स्मोकिंग के अलावा सर एक हुक्का का बहुत ज़्यादा चलन आजकल देखने को मिल रहा है, एक वेप होने लग गया है जिसको यूथ आजकल कैरी करके घूमने लग गए हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, एक मिथ है कि लोग सोचते हैं हुक्का से नहीं होता है कुछ भी, पर एक हुक्का में जितना वो इनहेलेशन करता है वो 100-125 सिगरेट के बराबर करता है धुआं वो, क्योंकि कंटिन्यूएशन इनहेलेशन चलता रहता है वो। तो उससे भी उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, वो भी हार्मफुल होते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि हुक्का में टोबैको कम होता है, ऐसा नहीं है। दूसरे जो केमिकल्स होते हैं वो भी आपके लंग्स डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर उतना ही करते हैं जितना कि बीड़ी है। तो हुक्का संबंधित जो इनहेलेशन होता है उससे भी टॉक्सिसिटी बढ़ती है आपकी। लंग्स का डिफेंस सिस्टम जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो अपनी है लंग्स की भी होती है, वो भी कम हो जाती है उससे। और उससे भी दूसरी बीमारियां जैसे सीओपीडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दमा जिसको हम कहते हैं, अस्थमा भी है, और लंग कैंसर है, या और भी ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीजेज है, आईएलडीज होती है कुछ प्रकार की, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसमें फेफड़े सिकुड़ने लग जाते हैं अपने। तो ये सब स्मोकिंग, हुक्का, इन सब से काफ़ी स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां बढ़ सकती है। तो हुक्का पीना भी उतना ही हानिकारक है जितना कि आप एक टोबैको स्मोक कर रहे हैं उतना। सर, आपके पास पेशेंट कभी ऐसे पहुंचते हैं जिनका कहना हो कि एडिक्शन है, हमें तो स्मोक का एडिक्शन है, हुक्के का एडिक्शन है, या फिर वो जो ई सिगरेट कहते हैं उसका एडिक्शन है, तो उसको छुड़ाना कितना बड़ा चैलेंज होता है? देखिए, चैलेंज तो है, पर विल पावर अगर है पेशेंट की तो छूट सकती है, और वो कितना जल्दी शुरू करा और कितना जल्दी छोड़ा है। जैसे यंगस्टर्स में हमने देखा है, शुरू में ये शौकिया तौर पर शुरू करते हैं। क्या मेडिसिन होती है इनकी? हाँ, मेडिसिन भी आती हैं इनकी, बट शौकिया तौर पर शुरू करते हैं, और धीरे धीरे ये आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है, क्योंकि निकोटिन लेवल ब्रेन में भी बढ़ता जाता है। तो फिर उसको हम डी एडिक्शंस प्रोग्राम चलाते हैं, उसके लिए पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, और उसकी कुछ एक मेडिकेशंस भी आती है, जैसे निकोटेक्स च्युइंगम्स भी आती है आजकल। जब भी पेशेंट को होएगा कि मेरे को स्मोक करना है, तो उसको, हाँ, उसमें निकोटिन होता है, पर लेवल कम होता जाता है धीरे धीरे। जैसे जितना टोबैको सिगरेट में होता है उससे कम होता है, तो एकदम से आप छोड़ नहीं सकते, कोई भी निकोटिन एडिक्ट हो जाता है तो उसके लिए हम फिर निकोटेक्स पैच आते हैं, च्युइंगम्स आती है, तो वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं। उससे धीरे धीरे जो ब्रेन में टॉक्सिक लेवल्स बढ़ चुका होता है निकोटिन का, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उसमें शुरू में कुछ ज़्यादा सिगरेट्स, ये च्युइंगम्स लेनी होती है, फिर धीरे धीरे उसकी डोज कम करते जाइए आप। तो अराउंड 12 वीक्स का 3 to 4 मंथ्स का पूरा रहता है थेरापी। और क्या निकोटीन एक प्रकार का नशा भी कह सकते हैं? हाँ हाँ, वही है, निकोटिन नशा है जो ब्रेन में जाता है और धीरे धीरे आदत लत पड़ जाती है उसको, मरीज को। तो उसी की हम थेरापी को रिप्लेसमेंट थेरापी कहते हैं। इसको कहते हैं निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी, कि भाई सिगरेट में जो निकोटिन है उससे कम मात्रा में उसको रिप्लेस करते करते धीरे धीरे उसको कम छोड़ने पर हम कर देते हैं मरीज को उसमें। अच्छा, अस्थमा, क्योंकि आपने बार बार अभी जिक्र भी किया, अस्थमा एक्चुअल में क्या होता है, कैसे शुरू होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, अस्थमा एक फेफड़ों की बीमारी है जिसमें सांस की नली में सूजन आने लग जाती है, कि वो स्वेलन हो जाते हैं, जिसको हम डायलेटेशन ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और फिर सांस की नलियाँ धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है, उसको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो इन्फ्लेमेशन भी होगा, सूजन आएगी, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, सिकुड़न हो जाएगी उसमें। तो इसमें फिर धीरे धीरे जो लक्षण होते हैं, मरीज को खांसी आती है, सीने में भारीपन हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, सीने में दर्द होने लग जाता है। और पर्टिकुलरली ये लक्षण जो मैंने आपको जैसे बताया, एलर्जी संबंधित बीमारियों में अस्थमा भी आती है एक बीमारी। तो मौसम बदलने पर ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं लक्षण। जैसे रात के टाइम में वातावरण का टेम्परेचर कम होता है तो ज़्यादा हो जाते हैं लक्षण। तो पर्टिकुलरली जैसे पेशेंट आ रहा है, खांसी, सांस लंबे टाइम से उसको,
मौसम बदलने पर ज़्यादा होता है, रात के टाइम ज़्यादा होता है, या धूल धुआं मिट्टी के एक्सपोजर में ज़्यादा होता है, उसको कोई भी एलर्जेंस का एक्सपोजर होता है तो ज़्यादा होता है, तो उसको अस्थमा का कहा जाता है। और उसके फिर टेस्ट होते हैं आगे, जैसे हम सिंपल एक एक्सरे कराते हैं उसको देखने के लिए और कोई बीमारी तो नहीं है। और उसमें एक लंग फंक्शन टेस्ट होता है, स्पायरोमेट्री टेस्ट कहते हैं उसको। उसमें फेफड़ों की ताकत नापी जाती है कि कितना आपका सूजन है और कितना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन सिकुड़ रही है सांस की नलियाँ, और उस हिसाब से फिर उसका इलाज होता है। तो ये सब एलर्जी संबंधित बीमारियाँ जैसे राइनाइटिस हो गई, जुकाम, फिर अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके कुछ लोगों में। ये तो खांसी, सीने में जकड़न, वीजिंग, कई बार पेशेंट आके कहता है कि सीटी जैसी आवाज़ें आती है, उसको वीजिंग कहते हैं हम। तो वो क्या होता है, सांस की नलियाँ इतनी सिकुड़ रही है कि वो जब सांस ले रहा है तो वो अंदर आवाज़ें कर रहा है, तो वीजिंग कहते हैं उसको। तो ये अस्थमा के ही लक्षण है ये सब। अच्छा, आजकल छोटे बच्चों के अंदर भी अस्थमा बहुत आमतौर पर देखने को मिल रहा है, क्या हेरिडिटी भी होती है ये? जी हाँ, जेनेटिक्स हेरिडिटी भी एक फैक्टर होता है। बच्चों में अस्थमा इवन ज़्यादा पाया जाता है कई बार, हेरिडिटी जो होती है। और इसको हम एक्सटेंसिंग और अर्ली ऑनसेट अस्थमा कहते हैं, कि बच्चा पैदा हुआ और हेरिडिटी है, उसको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो एलर्जेंस का एक्सपोजर अगर उसको होता है तो तुरंत लाइफ में, अर्ली लाइफ में सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। पर अस्थमा जितना जल्दी शुरू हो, इसको अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो अच्छा भी धीरे धीरे होने लग जाता है वो। एक मिथ और है सर कि क्योंकि अस्थमा है तो आपको इन्हेलर दिया जाएगा, बट इन्हेलर सही नहीं होता हेल्थ के लिए, भी एक मिथ क्रिएट की गई है। देखिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए अस्थमा को ट्रीट एंड कंट्रोल करने के लिए। अस्थमा एंड एलर्जी बेसिकली कंट्रोलेबल बीमारियां हैं, क्योर नहीं होती है। पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए कि अस्थमा क्या है और कब तक इलाज चलेगा उसका। और दूसरा ये मिथ सबसे बड़ा है कि लोगों को ये लगता है कि खाने वाली दवाइयाँ पहले दे दीजिए और इन्हेलर हम लास्ट में लेंगे क्योंकि इसकी आदत पड़ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा लोगों से कि भाई इसकी आदत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका माइक्रोग्राम में डोजेस होती है, बहुत कम। जो आप मिलीग्राम में लेते हैं ओरल टैबलेट्स और सिरप्स, तो माइक्रोग्राम में होती है, तो 1000 गुना कम दवाई है और वो सीधा फेफड़ों में जा रही है। जैसे आप जो भी इनहेल करेंगे, पर तरीका सही होना चाहिए और प्रॉपर डिवाइस सिलेक्शन होना चाहिए। ब्रेन में इसका कोई भी दवाई का अंश नहीं जाता है, तो जो भी ब्रेन में नहीं जा रही, जैसे लोग क्या करते हैं, खांसी होती है तो कुछ कोडिन संबंधित दवाइयाँ लेते हैं, तो उसका ज़्यादा अगर लेते हैं तो उससे ब्रेन पर असर पड़ता है और आदत पड़ जाती है। पर इनहेलेशन सेफ दवाइयाँ, सबसे प्रभावी, सबसे सुरक्षित दवाइयाँ, और डायरेक्ट आपके जो लंग्स एयरवेज में प्रॉब्लम है वहाँ पे जाके दवा डिपॉजिट होती है और अपना काम करके वहीं ख़त्म हो जाती है। पर इनहेलेशन डिवाइस प्रॉपर सिलेक्शन, एज और सीवियरिटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप इनहेलर अगर शुरू करवाते हैं तो एक बार उसकी टेक्निक, लेने की विधि ज़रूर सीख लें कि कैसे लेना है। नहीं तो अगर आप ढंग से नहीं लेंगे तो आदमी, पेशेंट कहता है कि इनहेलर भी असरदार नहीं है, और फिर वो दूसरी गोलियां और इंजेक्शन पे चला जाता है, जो कि सेकंड लाइन थेरापी है। तो मेन थेरापी अस्थमा की इनहेलेशन थेरापी, वो बेस्ट है और सेफेस्ट है, सबसे प्रभावी, सबसे सुरक्षित दवाई होती है उसमें। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि क्योरेबल नहीं है, यानी कि जिसको अस्थमा हो गया उसको लाइफ टाइम अस्थमा को झेलना ही पड़ेगा। जी हाँ, मतलब उसको अस्थमा अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, और रिमिशन सब कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, कि भाई मौसम के उतार चढ़ाव से कम ज़्यादा हो सकता है। फिर किसी किसी में कंट्रोल हो जाता है, हम दवाइयाँ मिनिमम डोज पे भी रख देते हैं उनको, कि भाई उनको बता देते हैं कि भाई सिम्टम्स अगर आएंगे तो आपको किस तरह दवाइयाँ बढ़ानी होती है। जो अस्थमा का पेशेंट है सर, उसको ज़रूरी है कि इन्हेलर हमेशा साथ में रखना पड़े, क्योंकि अस्थमा का अटैक कब कब कैसे कैसे जी आता हाँ, उसको हम जनरली यही कहते हैं कि भाई इनहेलेशन अगर आपका चल रहा है और अस्थमा कंट्रोल्ड है, तब भी आप साथ में रखिए। क्योंकि कई बार वो ऐसी जगह जाता है जो उसको एलर्जेंस वहाँ नहीं था, कोई एक्सपोजर हो गया तो उसको तुरंत अटैक आ जाता है, तो उस समय हॉस्पिटल जाना पड़े। इससे बेटर है अगर आपके पास इनहेलेशन होगा आपके पास, तो तुरंत आप उसको अटैक को सबसाइड कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो हॉस्पिटल जाने से भी बचा जा सकता है अगर इनहेलेशन आपके पास, और आपका कंट्रोल्ड होना चाहिए अस्थमा। अनकंट्रोल्ड अस्थमा है और आप दवाइयाँ प्रॉपर नहीं ले रहे हो, वो तो वैसे भी हाई रिस्क केस है। अगर आपका कंट्रोल्ड है अस्थमा, तो आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं, जैसे हम कोई हिमालयस या पहाड़ पे जाता है, पहाड़ी इलाके में, या ऊपर जाता है घूमने के लिए भी, तो हमसे पूछ के जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप इनहेलेशन थेरापी को एक तो चालू कर दीजिए, और ले रहे हैं तो कंट्रोल रखिए, बंद मत कीजिए, और वहाँ पे भी अपने साथ रखिए, कि कई बार हाई एल्टीट्यूड पे भी अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो आप एक मिथ है सर, क्योंकि कि जो अस्थमा का पेशेंट है वो ट्रैकिंग नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा, वो एडवेंचरस एक्टिविटी नहीं कर सकता, इज़ इट ट्रू? नहीं, देखिए, अस्थमा का मरीज लाइफ का सब कुछ काम कर सकता है अगर उसका अस्थमा उसने कंट्रोल कर रखा है। काफ़ी बड़े बड़े नाम भी ऐसे हैं जो इन्होंने अस्थमा को कंट्रोल कर लिया है अपने ऊपर, और नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी होनी चाहिए, भले ही वो कोई भी बीमारी हो। जैसे हम डायबिटीज़, बीपी की भी बात करें तो वो दवाइयों से कंट्रोल करते हैं अपन, तो अस्थमा का भी उसी तरह है कि आप दवाइयों से कंट्रोल करके आप नॉर्मल खेल सकते हैं, भाग सकते हैं। आपका अस्थमा की क्या डोज है, आपकी बॉडी पे क्या सेट है और कंट्रोल्ड है या नहीं अस्थमा, उसके ऊपर होता है। स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, बट वही आप अगर आप कंट्रोल ही नहीं करेंगे अस्थमा और जा रहे हैं और सांस का अटैक आ रहा है, वो फिर कई बार हाई रिस्क हो जाता है आपकी। अच्छा, कंट्रोल किस तरह से सर? कुछ लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना पड़ेगा? लाइफ स्टाइल में जैसे देखिए, सबसे बड़ा कारण जो कोई भी रेस्पिरेटरी संबंधित बीमारियां, उसके लिए धूम्रपान। अगर वो आप कर रहे हैं तो तुरंत अवॉइड कर दीजिए। इवन आप नहीं कर रहे हैं, आपका पड़ोस वाला कोई कर रहा है, आपके साथ में सर्कल में कोई कर रहा है, तो उसको पासिव स्मोकिंग कहते हैं। वो भी उतनी ही हार्मफुल है जितनी कि एक्टिव स्मोकिंग, कि आप खुद कर रहे हैं एक तो, और एक कोई दूसरा कर रहा है, उस धुएं को आप इनहेल कर रहे हैं,
तो वो भी पासिव स्मोकिंग कहलाती है, तो वो भी उतनी ही हार्मफुल होती है। तो आपको एक तो सबसे पहले स्मोकिंग क्विट करनी है, अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा, और कर रहे हैं तो क्विट कर दीजिए। दूसरा इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि जो भी एलर्जी संबंधित बीमारियां उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग जब भी पेशेंट्स आते हैं उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स चलते हैं पूरे इंडिया में, इसके लिए सांस संबंधित बीमारियों के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई जाती है, कैसे आपकी ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। इसमें प्राणायाम, योगा बहुत बड़ा रोल है इसमें। जो एलर्जी राइनाइटिस, जिनको जुकाम भी होता रहता है बार बार, उनके लिए योगा, जलनेति बहुत अच्छा वो है, हेल्पफुल। प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम आप करिए रेगुलर। तो जब सिम्टम्स हो एक्यूट तभी हेल्प नहीं करते हैं, बट आप जब कंट्रोल हो जाए बीमारी तो प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूचर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल साबित होता है। तीसरा बैलेंस डाइट, जैसे इसमें पानी आप नॉर्मल पीते रहिए, हाइड्रेशन अच्छा रखिए, उससे क्या होगा आपका कफ जो होता है लिक्विफाई होकर निकल जाता है, जमता नहीं अंदर। दूसरा कुछ हाई प्रोटीन डाइट हम लोग एडवाइस करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को, बॉडी बिल्डिंग जो फूड्स होते हैं, कुछ कैल्शियम, विटामिन डी, ये भी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट डाइट हम लिमिटेड बोलते हैं क्योंकि उससे CO2 रिटेंशन कई बार होता है, जो COPD पेशेंट्स होते हैं पर्टिकुलरली उनमें। तो एक बैलेंस डाइट अपने को लेना चाहिए, नियमित प्राणायाम, योगा करें, धूम्रपान से बचाव करें, और आपकी थेरापी जो है डोज वो प्रॉपर ली है नियमित रूप से, उसको कम बंद मत करिए, क्योंकि हमने देखा इनहेलेशन से ठीक होता है, हमने 2 बार बोला लेने को, पेशेंट को 10 दिन में ठीक हो जाता है, कई बार 1 बार कर देता है, 5 दिन ठीक रहता है, फिर 6ठे दिन उसको अटैक आता है। तो फिर हम पूछते हैं उससे हिस्ट्री में, तो बोले हाँ सर हमने कम कर दिया था दवाई। तो उनको ये खासकर समझाना है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसका आदत नहीं पड़ेगी, आपको ढंग से लेते रहिए। डोज जब कंट्रोल हो जाएगा तो हम लोग उसको अपने आप मिनिमम डोज पे आपको कर देंगे, तो ये प्रॉपर्ली। और लास्ट में अपन वैक्सीनेशन पे भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लंग्स रिलेटेड डिजीजेस। बिल्कुल सर, वैक्सीनेशन पे हम बात करेंगे, पर क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि जो कौन कौन से और मिथ्स होते हैं जो कि वाकई में मिथ होते हैं, और आप अपनी लाइफस्टाइल में कैसे वापस आ सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और क्योंकि ब्रेक से पहले डॉक्टर अतुल बोल भी रहे थे कि वैक्सीनेशन पे आप चर्चा करेंगे, तो सर वैक्सीनेशन पे अब आ जाते हैं कि वैक्सीनेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैक्सीनेशन मैं ट्रीटमेंट का ही पार्ट मानता हूँ। मेरे सब पेशेंट्स में बोलता हूँ कि आप जितना दवाइयों पे ले रहे हैं प्रॉपर्ली, उतना ही वैक्सीनेशन एज़ पर द गाइडलाइंस प्रॉपर्ली फॉलो करिए। कोई भी अस्थमा, COPD, ब्रोंकिएक्टेसिस जो परमानेंट बीमारियाँ हैं लंग्स की, ILDs भी होती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, उसमें क्या होता है जब आपका ऑलरेडी लंग्स वीक हैं और लंग्स का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होता है, या कुछ हाई रिस्क केसेस होते हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर पेशेंट हो गए, किडनी पेशेंट हो गए, उनमें इम्यूनिटी ऑलरेडी नॉर्मल नेचुरल इम्यूनिटी से कम होती है, या ओल्ड एज वाले हो गए अबव 60-65 ईयर्स की एज, उनको वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इनकी कोई सी भी बीमारी है, अगर कोई सा भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होएगा तो इनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। पर्टिकुलरली हमने देखा है ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के सिम्टम्स है सितंबर से फरवरी मार्च में ज़्यादा होते हैं, जब सर्दी आती है और मौसम परिवर्तन होता है। तो कुछ एक वैक्सीन है, जैसे फ्लू का वैक्सीन हम कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हर साल अगस्त सितंबर में लोगों को लगवाना चाहिए, जिससे कि आपकी फ्लू रिलेटेड इलनेसेस, कोई भी वायरल इलनेसेस होती है, सिम्टम्स होते हैं खांसी, जुकाम, बुखार, उससे काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। अस्थमा, COPD, एलर्जी में तो ये बहुत गाइडलाइंस में भी रिकमेंडेड है कि भाई ईयरली आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन साल में 1 लीजिए। उसका पर्टिकुलर टाइम होता है अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, ताकि जब पीक सीज़न शुरू होता है फ्लू का तो आप लगा सकते हैं। दूसरा, निमोनिया के वैक्सीन होते हैं, 2 तरह के उसमें आते हैं, निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन और पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। वो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर वो भी आप जानिए उनके बारे में कि निमोनिया से बचाव के टीके भी उपलब्ध हैं। पर्टिकुलरली जो मैंने आपको बताया हाई रिस्क केस, जैसे 65 साल के ऊपर, वो जनरल पब्लिक में भी रिकमेंडेड है, भले ही आपको कोई बीमारी हो या नहीं हो। उससे पहले अगर आपको डायबिटीज़ हुआ है, या किडनी पेशेंट हैं आप, या कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही है जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हम कहते हैं, या फिर कैंसर पेशेंट हैं आप जिसमें इम्यूनिटी आपकी डाउन हो जाती है, तो उनमें क्या होता है 65 साल तक वेट नहीं करना होता कि बीमारी वालों को भी नहीं लगाना होता उस समय पर। इनको पहले ही बीमारी हो गई और ये ऑलरेडी हाई रिस्क केस होते हैं कि भाई कोई सा भी इन्फेक्शन हो गया, तो इवन हमने देखा कि सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन भी इन वैक्सीन से कम हो जाता है। अगर हो भी गया आपको निमोनिया, अगर वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो उसकी 50-60% एफिकेसी है जो रिपोर्टेड है, तो उससे आपको सीवियरिटी होने की संभावना कम हो जाती है। और कई बार छोटे मोटे इन्फेक्शन है तो वो ऑलरेडी बॉडी आपकी लड़ लेती है, तो उनमें पर्टिकुलरली वेरी हेल्पफुल है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन साल का। और निमोनिया के 2 स्ट्रेन के जो टीके आते हैं, 13 और 23 स्ट्रेन, वो डॉक्टर से आप राय लेकर, एक बार परामर्श लेकर समझ सकते हैं वैक्सीनेशन, क्योंकि एडल्ट वैक्सीनेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इग्नोर्ड है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। वो ये सोचते हैं बच्चों में ही टीके लगते हैं सिर्फ, पर आपकी जो ओल्ड एज होती है 60-65 साल, या आपको कोई ऐसी बीमारी है
जिसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ता है, तो उसमें भी वैक्सीनेशंस अवेलेबल है। तो अपने डॉक्टर से आप जब भी मिलते हैं तो उनसे वैक्सीनेशन के बारे में समझ सकते हैं, जैसे निमोनिया, फ्लू, अभी शिंगल्स का भी टीका आ गया है जो हर्पीस का है, तो वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बीमारी होती है, तो उसके भी टीके अवेलेबल हैं। अभी ओल्ड एज में टीडैप जिसको हम वैक्सीन कहते हैं, डिफ्थेरिया, पर्टूसिस, वो भी ओल्ड एज में वैक्सीन्स आ गए हैं अभी। तो अभी एडल्ट वैक्सीनेशन पे काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है डॉक्टर्स के थ्रू, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, कि भाई इनका भी बहुत महत्व है। आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको सेकेंडरी एक्सर्बेशन, इन्फेक्शन से बचाव बहुत ज़रूरी है अपनी बीमारियों के लिए और अपनी सेहत के लिए। अगर मैं पैसिफिक हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट है जो कि हेल्प कर रहे हैं पेशेंट्स को? देखिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिजीज़ से रिलेटेड हम सारे निदान और इलाज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्पूटम फैसिलिटीज़, एक्सरे फैसिलिटीज़, सीटी स्कैन फैसिलिटीज़, सिटी गाइडेड बायोप्सीज फैसिलिटीज़ है, ब्रोंकोस्कोपी है, जैसे दूरबीन से हम डाल के अंदर लंग्स की एयरवेज भी चेक करते हैं। अगर जैसे इन्फेक्टिव पेशेंट है उसमें कई बार स्पूटम में नेगेटिव आती है रिपोर्ट्स, तो हम दूरबीन से डाल के जहाँ पे उसकी बीमारी है सिटी स्कैन या एक्सरे में, या कोई कैंसर डायग्नोस करने में जो हेल्पफुल प्रोसीजर है, जैसे गिठान आ रही है आपके सिटी स्कैन में मान लो, तो हम दूरबीन से नाक के थ्रू दूरबीन डाल के उसको एयरवेज में चेक करते हैं कि कहाँ पे बीमारी है और उस जगह से हम सैंपल भी ले सकते हैं। और अभी जल्दी हमारे यहाँ थोरेकोस्कोपी है, क्रायोबायोप्सी है, आने वाले एडवांस प्रोसीजर्स भी जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो फ्यूचर में काफ़ी एडवांस बीमारियों को भी हम पकड़ने में काफ़ी निदान और इलाज उसका यहाँ पे कर पाएंगे। क्योंकि सर अगर मैं उदयपुर की बात करूँ तो उदयपुर बेल्ट है, आसपास विलेजेस काफ़ी सारे, गांव बहुत सारे हैं, तो महिलाएं चूल्हे के पास बैठती है, वहाँ पर रोटी बनाती है, तो सर वो जो स्मोक होता है, वो जो धुआं होता है, वो हार्मफुल होता है महिलाओं के लिए? जी हाँ, हमने जनरली देखा है मेल्स में तो स्मोक ज़्यादा है, धूम्रपान से बीमारियाँ जो होती है। महिलाओं की हम हिस्ट्री लेते हैं तो उनका चूल्हा एक्सपोजर पाया जाता है, काफ़ी विलेज और पेरीफेरी जो साइड से आती है महिलाएं, वो चूल्हा एक्सपोजर काफ़ी होता है। तो उसमें क्या होता है, चूल्हा पे वो दिन भर जब भी काम करते हैं धुआं काफ़ी इनहेल करते हैं और वो कुछ लगाते भी नहीं कपड़ा या मास्क उस समय। तो उससे धीरे धीरे क्या होता है, जो सीओपीडी में आपकी बात कर रहा हूँ, जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, तो ये ओल्ड एज में धीरे धीरे 40, 50, 60 साल में डेवलप होने लग जाता है और ये अस्थमा का गंभीर रूप है, मतलब गंभीर दमा जिसको हम कहते हैं। ये प्रोग्रेसिव है, नॉन रिवर्सिबल है और इसमें आगे जाके दिक्कत आ सकती है। जैसे अस्थमा में तो रिमिशंस हो जाते हैं, ठीक भी हो जाता है बीच में मरीज, और इनहेलर थोड़ी सी डोज बढ़ा के हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर सीओपीडी इज़ ए प्रोग्रेसिव डिजीज़, उसमें काफ़ी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई बार मसल वेस्टिंग होती है, वीकनेस आ जाती है और सांस जैसे ही मरीज चलता है थोड़े कदम तो सांस फूलने लग जाता है। तो ये धूम्रपान, चूल्हा एक्सपोजर, इसमें काफ़ी ये हद तक कॉजल फैक्टर है कि भाई इससे बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं में पर्टिकुलरली सीओपीडी हम जो ओल्ड एज में देखते हैं 40, 50, 60 साल में, इवन अर्ली एज में भी आने लग गया, तो चूल्हा एक्सपोजर से काफ़ी बड़ा रोल है इसमें। तो हम लोग महिलाओं को ये बोलते हैं कि चूल्हा पे काम ना करें, जहाँ तक हो सके गैस पे ही काम करें, और फिर भी मजबूरी में करना पड़ रहा है तो मास्क या कुछ रेस्पिरेटर ऐसा पहन लें उस टाइम कि डायरेक्ट इनहेल ना करें वो धुआं। बाकी बेस्ट है कि अवॉइड ऑफ स्मोकिंग एंड चूल्हा एक्सपोजर। सर कुछ ऐसी एलर्जीज भी होती है जिसमें लगातार कंटिन्यू छींक आती है और आपको सांस लेने का मौका तक नहीं मिलता, वो क्या है? जी देखिए, दो तरह के होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एक तो पेरिनियल होता है जिसमें साल भर प्रॉब्लम रहती है, 12 महीने तक, और एक होता है सीजनल, जो मैंने आपको बताया एलर्जी सिम्टम्स, जैसे पर्टिकुलरली अक्टूबर नवंबर दिवाली के टाइम, और एक फरवरी मार्च अप्रैल जो पॉलेंस का टाइम होता है, सीज़न चेंज होता है, तो वो सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस है। और एक है पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस, तो उसमें नाक का जो सिम्टम्स होते हैं, जुकाम, नाक से पानी आना, छींके आना और नाक बंद भी हो जाता है, और कई बार इस लेवल पे नाक बंद हो जाता है कि मरीज को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो उसमें जनरली साइनस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें म्यूकोसल थिकनिंग, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, या कोई सेप्टम है अपना वो बचपन से ही टेढ़ा हो तो उसको बार बार एलर्जिक सिम्टम्स या जुकाम, छींकें वगैरह होती रहती है। तो उसमें हम साइनस का पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें कान नाक गले के डॉक्टर की भी हेल्प ली जाती है कि भाई साइनस कितना ब्लॉक है, ऑपरेबल कंडीशन है या दवाइयों से ही ठीक किया जा सकता है, उसकी भी दवाइयाँ अच्छी आती है। नेज़ल स्प्रेज भी आते हैं, जैसे मैंने इनहेलर बताया अस्थमा के लिए, कई एड्स भी आते हैं नाक के लिए भी नेज़ल स्प्रेज भी आते हैं, वो भी सेफ़ होते हैं। तो उसको अपन तरीका वही सिखाना होता है मरीज को, और वो धीरे धीरे म्यूकोसल थिकनिंग, जो साइनस थिकंड हो जाता है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं सूजन आ जाती है, तो स्प्रेज के द्वारा भी उसको कम किया जा सकता है और काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और बहुत ही ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट है, जैसे नाक की हड्डी पूरी टेढ़ी है तो वो कई बार ऑपरेशन करके भी उसको राहत दिलाई जा सकती है। पर अगेन इसमें मैं यही कहूँगा कि साइनस एक वही बार बार होने वाली प्रॉब्लम है, एलर्जी की तरह ऑपरेशन के बाद भी कई बार रिकरेंस रेट होती है इसमें। तो जब आप सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएं तो इसमें प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। जो नेति क्रिया है, जल नेति प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, बहुत बड़ा हेल्प है इसमें कि साइनस के जो बार बार सिम्टम्स हो रहे हैं उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और अगेन वो वैक्सीनेशन जो फ्लू का शॉट मैं कह रहा हूँ, वो खांसी जुकाम एलर्जी में बहुत बड़ा हेल्पफुल है, जो साल में एक लगता है इसमें।
सर जैसे अगर मैं अपने फादर की बात करूँ या ग्रैंडफादर की बात करूँ, तो जब वो कभी किस्से सुनाते हैं ना, तो कहते हैं कि हम लोग इतना किलोमीटर पैदल चल लिया करते थे, इतना चल लिया करते थे। आज सर हम लोग एक स्टेयर चढ़ते हैं तो सांस बड़ी फूल जाती है, उसके बाद रेस्ट चाहिए होता है, इसका क्या रीज़न है? जी हाँ, अभी मैंने आपको भी बताया लाइफ स्टाइल चेंजेस काफ़ी हो गए हैं। जो पहले बीमारियां 60 साल में आती थी वो भी 30-40 साल, इवन अपन हार्ट संबंधित बीमारियों की बात करें तो यंग एज 25-25, 30-30 साल में भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो खान पान एक तो काफ़ी बदल गया है लोगों का, एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। ये सब एड ऑन करते हैं आपकी बॉडी डिफेंस सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर करने में। यंगस्टर्स में काफ़ी शौकियाना तौर पर धूम्रपान का हमने देखा है। जो हमारे मरीज भी आते हैं वो कहते हैं हमने शौकिया तौर पर शुरू किया है। वो भले ओकेशनल शुरू हुआ, भले 1-2 पीते हो शुरू में, पर धीरे धीरे वो 2 से 5, 10, 15, 20, फिर जंक फूड का काफ़ी चलन हो गया जो पहले के टाइम पे इतना नहीं था। तो आपका बॉडी का जो इम्यूनिटी है, डिफेंस सिस्टम काफ़ी वीक हो गया है। आज छोटे बच्चों को या कम उम्र के लोगों में बात पे वायरल इन्फेक्शंस होते रहते हैं, खांसी जुकाम। पहले के ज़माने में हम नहीं देखते थे। पहले के डिफेंस सिस्टम, बॉडी डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी सब अच्छा रहता था और 50-60 साल तक तो कोई बीमारियाँ ही नहीं आती थी। तो ये सब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जंक फूड कल्चर, एडिंग ऑन टू स्ट्रेस इन लाइफ, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट काफ़ी हो गया है। कंपटीशन बेस्ड भी दुनिया हो गई है तो उसमें भी स्ट्रेस काफ़ी ले रहे हैं। तो स्ट्रेस, रिलैक्सेशन, मूड, मेडिटेशन, ये सब काफ़ी हेल्प करता है इसमें। जैसे आप योगा करिए, सुबह आप अपना टाइम निकाल के 15-20 मिनट मेडिटेशन करिए, काफ़ी हेल्प करता है। बैलेंस डाइट लीजिए। आप बाहर का भी खाते हैं तो ठीक है कभी कभी, पर डेली आदत हो जाए, वीक में 3-4 बार बाहर ही खा रहे हैं, उससे भी आपकी बॉडी डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होता है। और ऐसे आइटम्स खाते हैं जो हेल्दी नहीं है, आप हेल्दी आइटम्स, तो उससे भी आपका काफ़ी डैमेज होता है बॉडी में। और पानी, मैं कहता हूँ लोगों को, अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं है, किडनी पेशेंट नहीं है, तो पानी प्रॉपर पीना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन नहीं रहेगा बॉडी में तो काफ़ी, देखिए लंग्स की प्रॉब्लम में भी जो क्लियरेंस ऑफ म्यूकस जिसको हम कफ कहते हैं, अगर हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा तो थिन हो जाता है और निकलने में आसानी हो जाती है। नहीं तो कफ इकट्ठा होता जाता है और वो बार बार बलगम, फिर म्यूकोपुरुलेंट और इन्फेक्शन को बढ़ाता है अंदर। तो पानी कम से कम 3 से 4 लीटर नॉर्मल आदमी को पीना चाहिए वो डेली। और हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, नियमित व्यायाम, प्राणायाम, योगा प्रॉपर करना चाहिए उसको। ठीक है, स्ट्रेस और डिप्रेशन ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं? जी हाँ, बिल्कुल। इवन जो क्रोनिक इलनेसेस, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सीओपीडी है या कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जैसे ब्रोंकिएक्टेसिस, आईएलडी है जिसमें फेफड़े सिकुड़ने लग जाते हैं। पोस्ट कोविड भी कई बार हमने देखा था, फाइब्रोसिस हो गया था काफ़ी लोगों में। तो उनको जब भी हम मैसेज देते हैं, उनको पता पड़ता है क्रोनिक बीमारी है, परमानेंट है, तो वो कई बार उनको डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। मैंने कुछ पेशेंट्स को देखा है जो पैनिक अटैक्स का शिकार होते हैं, वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली। जी हाँ, उनको सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, बट वो एंग्जाइटी न्यूरोसिस हम कहते हैं उनको। तो उनको लगता है मेरे को सांस ही नहीं आ रही है। और कोविड के बाद मैंने देखा ये काफ़ी प्रॉब्लम आई थी लोगों में कि ब्रीदिंग इश्यूज़, मतलब उनको सांस नहीं आ रही, और जबकि हम टेस्ट करा रहे हैं तो उनको सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। हम लंग फंक्शन टेस्ट भी करते हैं, उनके एयरवे कैपेसिटीज़ भी चेक करते हैं, वो भी नॉर्मल आती है। तो ऐसे में प्रॉपर काउंसलिंग ज़रूरत होती है कि भाई कोई स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं है घर पे या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में, या फिर कोई स्टडी एनवायरनमेंट ऐसा तो नहीं हो रहा है जहाँ पे उन पे एक्सेसिव प्रेशर बन रहा है या वो क्रिएट कर रहे हैं खुद से। तो ये सब चीज़ें क्या होता है ओवरऑल, फिर आपका क्या होता है, वो सोचने लग जाता है मरीज की मेरे को ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और फिर वो उसमें घुसता चला जाता है। मल्टीपल डॉक्टर्स के कंसल्टेशंस भी लेते हैं लोग, तो उसमें साइकोसोशल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हम लोग कई बार साइकेट्री डॉक्टर को भी रेफ़र करते हैं ऐसे केसेस कि पेशेंट को कोई पैथोलॉजी नहीं मिल रही है पर इनको ऐसा लग रहा है, तो वो काउंसलिंग या 2-3 एंग्जाइटी कम करने की मेडिकेशन से भी काफ़ी रिलीफ होता है उसमें। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फैमिली वालों से बात करते रहना चाहिए कि भाई कोई प्रॉब्लम है लाइफ में तो आप शेयर करिए थॉट्स अपने, ताकि क्या होगा वो हावी नहीं होगा आप पे और बीमारियाँ नहीं होगी आपको दूसरी फिर। अच्छा डॉक्टर अतुल, मैं चाहूँगी कि हमारे सभी जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए एक हेल्थ टिप जो कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकें। तो खान पीन पे अपना ध्यान रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए, पानी नॉर्मल आप हैं, कोई बीमारी नहीं है हार्ट किडनी की तो आप पानी खूब पीते रहिए दिन भर। स्मोकिंग का मैं सब पेशेंट्स और जहाँ भी मैं बोलता हूँ यही कहता हूँ, स्मोकिंग एक ऐसा फैक्टर है जो सारी लंग्स की बीमारियों को बढ़ाता है, आपके फेफड़े को पूरा ओरल से नीचे तक डिफेंस सिस्टम को पूरा कमज़ोर कर देता है। तो स्मोकिंग, अगर आपको तंबाकू का सेवन, क्योंकि किसी भी रूप में हो, चाहे वो पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, किसी भी रूप में हो, हुक्का भी अपन अगर पीते हैं तो एक्सेसिव इनहेलेशन कर रहे हैं, तो किसी भी रूप में हो तंबाकू का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो अगर आपने शुरू नहीं किया है तो बहुत बढ़िया है, और शुरू कर दिया है तो उसको आप कम करके बंद कर दीजिए। बंद हो सकता है डेफिनेटली, उसकी दवाइयाँ भी आती है। तीसरा, नियमित प्राणायाम, योगा, जलनेती आप टाइम निकाल के थोड़ा करिए। आप योगा में प्राणायाम बहुत हेल्प करता है एलर्जिक सिम्टम्स में। फिर वैक्सीनेशन का मैंने जैसे कहा, आप अपने डॉक्टर से समझिए वैक्सीनेशन बच्चों में क्या है, एडल्ट एज में क्या है और बुजुर्गों में क्या होता है 60 के ऊपर, क्योंकि वैक्सीनेशन शेड्यूल अभी चेंज हो गया है। काफ़ी एडल्ट वैक्सीनेशंस ऐसी आ गई है जो सेफ़ भी है और काफ़ी हद तक प्रोटेक्टिव है, वो 50 to 60% एफिकेसी है उसमें। तो अंत में ये कहना चाहूँगा कि अपनी ओवरऑल स्ट्रेस फ्री रखिए, रिलैक्स रहिए,
खान पान अच्छा रखिए, नींद प्रॉपर लीजिए, क्योंकि मोबाइल गैजेट्स रात में 12-1 बजे तक लोग देखते हो, नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, उससे भी आपका इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होता है। प्रॉपर नींद, साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है आपके ऑल द ऑर्गन्स को फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अतुल। तो डॉक्टर अतुल हमारे साथ में थे, क्योंकि हमारी सांसें हैं जिस वजह से हम ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उन सांसों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, कौन सी लाइफस्टाइल अपनाई जा सकती है। मैं उम्मीद यही करती हूँ कि इस पूरे एपिसोड में आपको ज़रूर समझ में आएगा कि स्मोकिंग और जो धुआं हम ले रहे हैं हुक्के के थ्रू, ई सिगरेट के थ्रू, ये वाकई में आपकी जान ले सकता है। इस एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।